हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण अर्थात एसिड, एल्कली एंड साल्ट। आज इस चैप्टर का अध्ययन करें। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, सबसे पहले ये जानें। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले अम्ल और क्षार की अवधारणा पढ़ेंगे। अम्ल क्षार की अवधारणा के पश्चात हम लोग अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म, उसके पश्चात हम लोग सूचक पढ़ेंगे और पीएच मान भी पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम लोग लवणों का प्रकार, लवण क्या होते हैं, लवणों के प्रकार एवं उनका वर्गीकरण अर्थात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्योंकि अम्ल और क्षार हम तभी समझ पाएंगे जब विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत जाने, तो सबसे पहले पढ़ेंगे चालक। चालक किसे कहते हैं? चालक, कंडक्टर क्या होता है? चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का परिचालन सहजता पूर्वक करते हैं, वो चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब चालक दो ही प्रकार के होते हैं। चालक दो प्रकार के होते हैं। होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक चालक, दूसरा होता है विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट। ठीक, दो प्रकार के चालक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक जिसे हम धात्विक चालक भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक किसे कहते हैं? कॉपी में नोट करते चलिए अपने। इलेक्ट्रॉनिक चालक किसे कहते हैं? ऐसे चालक जो धारा का परिचालन सहजतापूर्वक इलेक्ट्रॉनों के मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण करते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जब धारा का परिचालन होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। इसके सभी धातुएं, मिश्र धातुएं, ग्रेफाइट, ये इलेक्ट्रॉनिक चालक के उदाहरण हैं। फिर विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो धारा का परिचालन मुक्त आयनों के कारण करते हैं, अर्थात जिसमें धारा का परिचालन आयन के द्वारा होता है, वो विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। विद्युत अपघट्ट का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चालक इसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पर विद्युत अपघट्ट की ही चर्चा होगी रसायन विज्ञान में। विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले विद्युत अपघट्ट जाने। विद्युत अपघट्ट क्या है? कि ऐसे पदार्थ जिनका गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघट्ट कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिनके गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाए, आयनों में टूट जाए, वो विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? अम्ल, क्षार एवं लवण, ये सभी विद्युत अपघट्ट ही होते हैं। इसके अलावा रासायनिक पदार्थ में एक होता है विद्युत अनपघट्ट। विद्युत अपघट्ट को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं और विद्युत अनपघट्ट को नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। विद्युत अनपघट्ट देखिए, ये क्या होता है? विद्युत अनपघट्ट, विद्युत अनपघट्ट किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो गलित अथवा जलीय विलयन में आयनित नहीं होते, विद्युत अनपघट्ट कहलाते हैं। तो रासायनिक पदार्थों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनपघट्ट। अब यहीं से विद्युत अपघटन के बारे में आर्हीनियस ने एक सिद्धांत दिया है। सबसे पहले हम आर्हीनियस की थ्योरी पढ़ेंगे, तभी अम्ल, क्षारक एवं लवण को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्हीनियस सिद्धांत देखें, आर्हीनियस ने क्या कहा है। ठीक, तो आप लोग आर्हीनियस का सिद्धांत नोट कर लें, जिसे आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत क्या है समझे। तो आर्हीनियस ने विद्युत अपघट्टों के वियोजन के बारे में, अर्थात विद्युत अपघट्ट वियोजन के सिद्धांत के संबंध में एक नियम दिया है, और यह नियम उन्होंने 1887 में दिया था। विद्युत अपघट्ट वियोजन सिद्धांत के अनुसार है क्या? नंबर एक, पहला पॉइंट है कि जब किसी विद्युत अपघट्ट को जल में घोला जाता है तो वह आयनों में वियोजित हो जाता है। पहला, जब किसी विद्युत, उदाहरण देते हैं जैसे NaCl है, NaCl, इसे पानी में घोला जाए तो क्या हो जाएगा? सोडियम पर धन आयन और Cl पर ऋणायन में वियोजित हो जाएगा। पहला बात। दूसरा चीज बताया इन्होंने कि किसी विद्युत अपघटनी वियोजन को जल में घोलने पर जो धन आवेशित आयन बनता है उसे धन आयन, तथा जो ऋण आवेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं। अर्थात इसमें क्या धन आयन है।
सोडियम पर धन आयन, सोडियम धन आयन, ये धन आयन है। अब क्लोराइड आयन क्या है? ऋण आयन है, ऋण आयन। तीसरा नियम बताया, किसी भी विद्युत अपघटनी वियोजन के सिद्धांत में यानी विद्युत अपघटन के फलस्वरूप धन आयन तथा ऋण आयन की मात्राएं समान होती हैं। धन आयन और ऋण आयन सदैव समान होंगे। जैसे इसमें देख रहे सोडियम पर एक सोडियम धन आयन, तो क्लोराइड आयन भी कितना है? एक है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे BaSO4, BaSO4 यहाँ पर क्या है? बेरियम पर 2 धन आयन, तो सल्फेट पर भी 2 ऋण आयन होगा, 2 ऋण आयन। एक उदाहरण और ले, जैसे H2SO4 है, अगर ये वियोजित होता है हाइड्रोजन पर 1 धन आयन होता है, लेकिन सल्फेट पर 2 ऋण आयन, लेकिन ये धन आयन ऋण आयन 2 है, धन आयन 1 है, तो यहाँ पर कितने परमाणु हैं? 2। ठीक, तो ये 3 नियम स्पष्ट है। चौथा नियम क्या बताया? किसी भी विद्युत अपघट्ट का गुण उसके आयनों का गुण होता है, न कि उस अणु का। तो विद्युत अपघट्ट का गुण आयनिक गुण होता है, आयनों उसके आयनों का गुण होता है। चौथी बात हो गई कि विद्युत अपघट्ट का गुण आयनों का गुण होता है। पांचवा चीज उन्होंने बताया कि किसी विद्युत अपघट्ट को जल में घोलने पर वह पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, उसका कुछ ही मात्रा आयनित होती है। तो संपूर्ण अणुओं का वह अंश जो वियोजित होता है, वियोजन की मात्रा कहलाता है। तो यहाँ पर एक सूत्र निकल के आता है, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अर्थात अल्फा। वियोजन की मात्रा बराबर होता है वियोजित अणुओं का अंश, वियोजित अणुओं का अंश बटा संपूर्ण अणु। तो ये आर्हेनियस के सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें थी, इसको याद रहे। अब अगर आर्हेनियस सिद्धांत पे देखें तो जब किसी विद्युत अपघट्ट को जल में घोला जाता है तो आयनों में टूट जाता है। जल का मतलब केवल जल ही नहीं, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, केवल जल नहीं बल्कि कोई भी ध्रुवीय विलायक हो उसमें वह आयनों में टूट जाएगा। तो अब इसके अनुसार हम लोग अम्ल, क्षार तथा लवण को पहचान लेंगे आसानी से। तो अब अम्ल एवं क्षार की परिभाषा देखें कि अम्ल क्या है, अम्ल एवं क्षार दोनों एक साथ ले लें। अम्ल एवं क्षारक, क्षार नहीं कहेंगे, क्षारक कहेंगे। क्षारक हम क्यों कह रहे हैं, अभी ये बात आप लोगों की स्पष्ट हो जाएगी क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। तो अम्ल एवं क्षारक में देखें परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार, पहले किसके अनुसार? आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार क्या अम्ल क्षार? अम्ल क्या है अब समझो पहले। अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन दें, जल में घोलने पर क्या दें? हाइड्रोजन आयन दें, उन्हें अम्ल कहते हैं। और जल में ये हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में न रहकर जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। उदाहरण देते हैं, जैसे ये पदार्थ है हमारा, इसको पानी में घोलेंगे तो किस में टूटेगा? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। यानी जल में घोलने पर ये क्या दिया? हाइड्रोजन आयन दिया। और ये हाइड्रोजन आयन जब जल में घोले तो ये हाइड्रोजन आयन जल से क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन किस रूप में रहता है? हाइड्रोनियम आयन के रूप में, इस बात को भी याद रखें। तो अम्ल ये पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन विलयन में यानी जल में हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। तथा क्षारक किसे कहते हैं या क्षार किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में ऋण आयन में हाइड्रोक्सिल आयन दें, क्या दें? हाइड्रोक्सिल आयन दें, वो क्षार कहलाते हैं। उदाहरण जैसे NaOH, इसे बोला जाए तो किसमें टूटता है? सोडियम पर धन आयन प्लस OH पर ऋण आयन। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अर्थात क्षारों में, क्षारों के विलयन में हाइड्रोजन आयन किस रूप में रहता है? वो हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में रहता है, जबकि अम्ल में हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। ये बात भी ध्यान रहे। तो NaOH हो गया,
CaOH हो गया, CaOH का होल पाई, इसको तोड़ेंगे तो Ca पर धन आयन प्लस OH पर ऋण आयन, तो OH यहाँ पर 2 हो जाएगा आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि आर्हेनियस के अनुसार आयनों की मात्रा हमेशा क्या होती है, बराबर, तो इस पर धन आयन हुआ। तो ये क्षार के उदाहरण हो गए। अम्ल के और उदाहरण लेते हैं कुछ, अम्ल के उदाहरण देख लें, जैसे एसिटिक अम्ल है, ये कि हम देखते CH3COOH, इसको जब तोड़ते हैं तो बन जाता है एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, तो ये भी हाइड्रोजन आयन दिया, तो ये भी अम्ल है। तो जो भी पदार्थ हाइड्रोजन आयन से चली विलयन में वो अम्ल होते हैं तथा जो हाइड्रोक्सिल आयन के वो क्षार होते हैं, ये आर्हेनियस ने बताया। ठीक, आर्हेनियस के बाद हम लोग देखेंगे ब्रांस्टन तथा लौरी का सिद्धांत। हम लोग क्षार के बारे में ब्रांस्टन तथा लौरी ने भी एक सिद्धांत दिया है। ब्रांस्टन और लौरी का सिद्धांत देखें, ब्रांस्टन एवं लौरी का सिद्धांत। ब्रांस्टन एवं लौरी सिद्धांत के अनुसार इसे प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि प्रोटॉन क्या हो, अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। इनके अनुसार, ब्रांस्टन तथा लौरी के अनुसार, प्रोटॉन अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं, जो प्रोटॉन दें। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन पर धन आयन प्रोटॉन ही होता है। ये आप लोग नहीं जानते तो समझें, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु होता है, हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो धनायन बन जाएगा, एक धनायन बचा, एक धनायन जिसके नाभिक में बचा क्या, केवल एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, H पर धनायन, अर्थात हाइड्रोजन आयनिक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो ब्रांस्टन तथा लौरी के अनुसार समझें तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए HCl, HCl इसे जल में घोलें, जल में घोले तो क्या कर देगा, अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन देगा, ये हाइड्रोजन आयन दिया तो क्या बन गया, H3O पर धन आयन और एक बन गया Cl पर ऋण आयन। अर्थात ये पदार्थ है जो इस पदार्थ को क्या किया, एक प्रोटॉन दिया। इसका मतलब जो प्रोटॉन दिया ये क्या है, अम्ल है, और जो प्रोटॉन लिया वो क्या है, क्षारक है, क्षार है। ठीक, क्योंकि ये पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ये एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझें। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, कोई पदार्थ जो प्रोटॉन विनिमय दे, ये प्रोटॉन दिया, कोई पदार्थ जो प्रोटॉन लेता हो, उदाहरण लेते हैं अमोनिया। अमोनिया इसको जल से क्रिया कराएं, जल में घोले जाता है तो क्या करता है, ये इसको ये प्रोटॉन दे देता है। प्रोटॉन दे दिया तो क्या बन गया, यहाँ पे NH4 पर एक धन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस पदार्थ ने क्या किया, इससे एक प्रोटॉन लिया है, तो ये लिया तो क्या हुआ, क्षारक हो गया, और ये क्या है, अम्ल है। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्षारक होते हैं। लेकिन दोनों एग्जाम्पल में एक चीज देखें आप लोग, है क्या, देखिए यहाँ पर भी जल है, यहाँ पर जल ने क्या किया, प्रोटॉन को लिया, और इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे जल क्या किया, प्रोटॉन दिया है। तो एक ही पदार्थ, ये जल भी क्षारक भी है, यहाँ पे जल क्या है, अम्ल है। तो यहाँ पर एक चीज आता है, एक जल है, फिर क्या, एक अगली हेडिंग आती है उभयधर्मी पदार्थ। कौन सा, उभयधर्मी, उभयधर्मी पदार्थ, इसको भी नोट करें। उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, उभयधर्मी पदार्थ ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जल। दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, एक में क्षारक का काम कर रहा है, एक में अम्ल का काम कर रहा है, अर्थात जल क्या है, उभयधर्मी पदार्थ है। तो इस तरह से ब्रांस्टन तथा लौरी के अनुसार हो गया। अब
एक वैज्ञानिक ने और भी अम्ल क्षार की अवधारणा दिया है जिसे कहते हैं लुई। लुईस ने अम्ल और क्षार की अवधारणा दिया है। लुई के अनुसार अम्ल और क्षार समझे क्या होता है। लुई के अनुसार भी जानिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन जानना चाहिए। लुई के अनुसार, लुई के अनुसार, लुई के अनुसार अब अम्ल और क्षार देखेंगे हम लोग। लुई के अनुसार अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं तथा क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं। ठीक, जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो पदार्थ होते हैं क्षारक तथा जो प्रोटॉन ग्राही, समाप्त करिएगा। हाँ, फिर से सुने। लुई के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं तथा क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। देखते हैं उदाहरण। जैसे उदाहरण के लिए हम अमोनिया का उदाहरण लें। अमोनिया का उदाहरण लें और यहाँ पर देखिए अमोनिया की संरचना बनाए तो अमोनिया के वायु कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर से साझा कर लिया, एक हाइड्रोजन इधर से। इसके एक इलेक्ट्रॉन युग्म एक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें क्या है? खाली है। जब ये किसी पदार्थ से क्रिया करता है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन युग्म, अगर उसको इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है। तो अर्थात अमोनिया क्या है? क्षारक है। ठीक, अमोनिया क्या है? क्षारक है। इसी तरीके से अम्ल क्या है? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। जैसे इसी भी उदाहरण में लेते हैं BF3 है, हमारा क्या है? BF3। ठीक, BF3 की संरचना बनाई, इसकी संरचना बना के देखें तो बोरान के वायु कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। इधर से एक फ्लोरीन साझा कर लिया, एक फ्लोरीन इधर से लग गई, एक फ्लोरीन इधर से लग गई, क्योंकि इनके वायु कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक पूरा होगा, इसका भी पूरा, लेकिन इसका अष्टक पूरा हुआ नहीं हुआ। तो जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो ये दोनों अष्टक पूरा करने के लिए क्रिया करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म इससे दे देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हो गया, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ये ग्राही है, ये दाता है। इसका मतलब ये क्षारक है, ये क्या है? अम्ल है। इस तरीके से हम लुई के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा समझ सकते हैं। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म। संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म। बड़ी आसान चीज है, बढ़िया से समझे, बहुत ही आसान होता है। संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म किसे कहते हैं? एक उदाहरण लेते हैं हम, यह उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं अमोनिया है, इसको जल में घोले तो होता क्या है? ये एक प्रोटॉन इसको दे देता है, बन जाता है NH4 पर धन आयन, और ये क्या बन जाता है? OH पर परमाणु। ठीक, तो ये क्या है? क्षार है या क्षारक है। ये क्या है? अम्ल है। क्यों? समझ गए? क्योंकि प्रोटॉन दे रहा है तो अम्ल है, ये प्रोटॉन ले रहा है तो क्षारक है। अब कोई भी क्षारक एक प्रोटॉन ग्रहण करके अपने संयुग्मी अम्ल में, यानी ये क्या है? संयुग्मी अम्ल है, संयुग्मी अम्ल। और कोई भी अम्ल एक प्रोटॉन त्याग करके अपने संयुग्मी क्षारक में बदल जाता है, ये संयुग्मी क्षारक है। ठीक, तो फिर से समझे क्या हुआ यहाँ पर कि जब अम्ल और क्षारक की क्रिया कराई जाती है तो अम्ल एक प्रोटॉन त्याग करके अपने संयुग्मी क्षारक में तथा क्षारक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। तो इस तरह से ये बना युग्म संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हम आपसे ये पूछें कि अमोनिया का संयुग्मी अम्ल क्या है? अमोनिया का संयुग्मी अम्ल क्या है? अमोनिया किसमें परिवर्तित हुआ? NH4 पर धन आयन में, तो इसका संयुग्मी अम्ल है। अगर H2O अम्ल का
अगर संयुग्मी क्षारक पूछे तो कौन है? हाइड्रॉक्सिल आयन। तो ये होता है संयुग्मी अम्ल तथा क्षारक, अर्थात कोई भी अम्ल एक प्रोटॉन त्याग करके अपने संयुग्मी क्षारक में तथा कोई भी क्षारक एक प्रोटॉन ग्रहण करके अपने संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। यही होता है संयुग्मी अम्ल क्षारक योग।